महाराज की जय हो। महाराज, आपको आज एक सुंदर पुत्र के जन्म की प्राप्ति हुई है। महाराज, उसे देखने के लिए आपको महारानी जी अपने कक्ष में बुला रही हैं। अरे भाग्यवान, तुमने तो बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, लेकिन इस पुत्र को देखकर कुछ समझ नहीं आता इसके ये चिन्ह कैसा है। हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी। आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ये बालक तो ठीक हुआ है, लेकिन इसके यहाँ पर चिन्ह कैसा है, और मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाग्यवान, ये पुत्र तो बिल्कुल मेरे ऊपर गया है, लेकिन इसके जो चिन्ह को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे ज्योतिष विद्या का प्रयोग कर कर गुरुजी से ही इस विषय के बारे में बात करनी चाहिए। तभी राजा अपने गुरुजी के पास अपने राजमहल में ही जाता है। गुरुजी, जरा आप ये बताइए, हमारे जो शिशु ने इस समय जन्म लिया है, शिशु एकदम मेरे जैसा है, लेकिन उसके शरीर पर एक निशान है जिसे देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा, बेटा, ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। यहाँ पर तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है, मुझे उस स्थान पर ले चलो, नहीं तो तुम अपने पुत्र को ही यहाँ मेरे पास ले आओ। गुरुजी, आप ऐसा करिए ना, आप तो इसी महल में रहते हैं। आप कुछ ही देर में हमारी रानी के कक्ष में पहुंचकर मेरे पुत्र को वहीं देख लीजिए, और देखने के पश्चात आप खुद ही बता देना हमारे पुत्र में क्या गुण है और क्या अगुण है। ऐसे कहते हुए राजा ने अपने गुरुजी को अपनी रानी के पास ले जाकर उस पुत्र को दिखाया। देखिए ना गुरुजी, ये पुत्र तो एकदम मेरे जैसा है, लेकिन इसके मस्तक पर ये चिन्ह कैसा है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। अरे, ये बालक तो तुम्हारा ही है, लेकिन इस चिन्ह के द्वारा मुझे ये अज्ञात हो रहा है, मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार इस बालक के जीवन में कष्ट बहुत आएंगे, और कष्ट आने के कारण तुम्हें भी कुछ अनुष्ठान करने चाहिए। वैसे गुरुजी, मैं अनुष्ठान करने से चूकता नहीं हूँ, फिर मेरे घर में ऐसी संतान कैसे उत्पन्न होगी कि उसे कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ेगा। अरे, ये तो विधि का विधान है, ये कभी कभी तुम्हारा विधान हो सकता है, कभी इस बालक का, क्योंकि इस बालक के जीवन में इतने कष्ट हैं, अगर अभी तुम्हें बता दिया जाए तुम चिंता में डूब जाओगे। इसलिए अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो यही उचित रहेगा। महाराज के पुत्र के जन्म के विषय में जब मंत्री को पता चला, तब वह सोचने लगा, अरे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। राजा को पुत्र हो गया, अब इस पुत्र से मेरा नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि राजा से मैं कहलवा दूंगा कि आपकी कोई संतान नहीं है, और संतान ना होने के कारण मेरे पुत्र को ही आप राजगद्दी दे दें, और जिससे मैं भी राजा ही बन जाऊंगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो राजा का पुत्र हो गया है। पुत्र के नाते राजा तो मुझे मंत्री ही रहने देंगे, कभी भी मुझे राजपद प्राप्त नहीं होगा। मंत्री बार बार यही बात सोचता है, और कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आता है जिसे कोई नहीं जानता था। रात्रि होने दो, तब देखूंगा इस बालक का मुझे क्या करना है। रात्रि हुई तो मंत्री छुपके से रानी के कक्ष में घुसकर उसने उस राजा के बालक को देखा और सोचने लगा, ये बालक तो बहुत ही अद्भुत है, लेकिन बालक मैं क्या करूं? तुम मेरे राजपद में बाधक बन रहे हो, इसलिए आज तुम्हें अपने पिता और माता से दूर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं जो करने जा रहा हूँ वो राजपद प्राप्त करने के लिए ही करने जा रहा हूँ। इसके लिए प्रभु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस नवजात बालक को देखकर मेरा जरा सा भी मन नहीं कर रहा कि इसे अपने राजमहल और माता पिता से दूर होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा पुत्र भी तो है, उसे भी तो राजपद प्राप्त करना है, इसीलिए ऐसा करना ही होगा। ऐसा मंत्री मन में सोचता है और उस बालक को उठा लेता है। उठा लेने के पश्चात बाहर निकल कर आता है और कहता है,
इस बालक का अब मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद वो राजा के पुत्र को राजमहल से बाहर ले जाता है और बाहर एक नदी के पास चला जाता है। नदी के पास जाकर वो मंत्री उस बालक को नदी में प्रवाहित कर देता है। मंत्री शिशु को नदी में जैसे ही प्रवाहित करता है तो वो शिशु नदी के प्रभाव से बहता हुआ पास के राज्य में चला जाता है। नदी के प्रवाह से वो बहता हुआ जा ही रहा होता है और इधर एक पंडित जी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदार होते हैं। वो सूर्य देवता को जल दे रहे होते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पंडित जी जैसे ही सूर्य देवता को नमन करते हैं तो उनके सामने बालक पहुंचता है। उसे देखकर पंडित जी उस बालक को नदी में से बाहर निकालते हैं। पंडित जी यह देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, वाह, इतना सुंदर बालक, वाह, क्या कहूँ इसकी सुंदरता के बारे में, वाह। जैसे ही पंडित जी उसके चिन्ह को देखने लगे तभी पंडित जी ने कहा, पता नहीं किसका पुत्र है। मेरी ज्योतिष विद्या के अनुसार मुझे तो ये अज्ञात हो रहा है, ये तो एक राजपरिवार का ही पुत्र है, लेकिन अब ये मेरे पास आया है, अब ये प्रभु ने मेरे पास पहुंचाया है, इसलिए अब ये मेरा पुत्र बन के रहेगा। ऐसे कहते हुए पंडित जी पुत्र को अपने घर ले आते हैं और पुत्र की सेवा करने लगते हैं। ऐसे ही पुत्र की सेवा करते हुए अभी 3 माह बीते थे कि पंडित जी कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए घर से थोड़ा बाहर जाने वाले होते हैं। पंडित जी जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो चोर आकर पंडित जी के घर जाता है और सोचता है, आज तो कुछ अच्छा ही माल लूटेंगे और लूटने के पश्चात मैं बहुत ही लखपति बन जाऊंगा, क्योंकि पंडित जी के घर में बहुत ही खजाना होगा। पंडित जी तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, उनके पास तो बहुत संपत्ति है। ऐसा पंडित जी के विषय में बात कर चोर पंडित के घर में घुस जाता है, लेकिन पंडित जी के घर पर चोर को कुछ नहीं मिला। चोर को कुछ ना मिलने पर चोर कहता है, बताओ, इतना बड़ा पंडित होकर भी घर में एक दाना तक भी नहीं है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही वो उस शिशु को देखता है तो वह सोचने लगता है, अब कुछ नहीं मिला तो इस शिशु को ही उठा कर ले जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे थोड़े दिन ही इसे भोजन पानी दूंगा तो कुछ दिनों के पश्चात ये बड़ा हो जाएगा और इससे ही भीख मंगवाकर मैं अपने उदय की प्राप्ति करूंगा। उसके बाद चोर उस बालक को पंडित जी के घर से ले जाता है। ले जाने के बाद चोर अपनी माँ को वो बालक दे देता है। माँ, ये बालक बहुत सुंदर है और इस बालक का आप पालन पोषण करिए, अब ये ही बड़ा होकर हमारे पेट का पालन करेगा। अरे बेटा, यह तुम किसकी चोरी कर लाए? पहले तो तुमने धन की चोरी की, अब तो तुम किसी के पुत्र को ही चुरा कर ले आए हो। किसी की संतान को ऐसे नहीं चुराना चाहिए, नहीं तो उसकी बद्दुआ लगती है। अरे माँ, कुछ बद्दुआ नहीं लगेगी। मैं एक पंडित के घर से इस बालक को लेकर आया हूँ और इस बालक के भाग्य में क्या कुछ है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये अजीब सा बालक मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम इसे ले आए हो, इस पुत्र को भूख भी तो लगी होगी, इसके लिए दूध लेकर आओ। क्या दूध? मैं दूध नहीं ला सकता। अगर दूध लाना है तो दूध भी मैं चुरा कर ही लेकर आऊंगा। ऐसे ही पूरे 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद एक दिन चोर के घर सेठ का आना होता है, जो उस राज्य के बहुत ही बड़े होते हैं। उसके पास कोई संतान नहीं होती। माताजी, अरे माताजी। जी सेठ जी, बोलिए। मैं जानता हूँ कि तुमने पिछले महीने से मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है, और जो तुमने पिछले महीने पैसे लिए थे उसकी पूर्ति कौन करेगा? अरे सेठ जी, मैं आपके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगी।
मेरे बालक लगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा। और ये बालक किसका है? अरे सेठ जी, ये बालक हमारा ही है। अरे तुम्हारा बालक कैसे हो सकता है? तुम्हारे बालक का तो विवाह भी नहीं हुआ, फिर ये बालक तुम्हारे पास कहाँ से? अरे सेठ जी, मैं क्या बताऊं, सच बात तो ये है कि मेरे पुत्र इस बालक को कहीं से लेकर आए हैं। उन्हें भी ये बालक कहीं से मिला है। ऐसा करो माता जी, जितने भी तुम्हारे रुपए पैसे हैं, जितना भी कर्जा है, मैं तुम्हारे सारे के सारे पैसे माफ कर दूंगा। जब ये तुम्हारा पुत्र नहीं है तो आप ऐसा करो, इस पुत्र को ही तुम मुझे दे दो। चोर की माँ सोचती है, क्यों ना ऐसा हो कि मैं यह पुत्र इस सेठ को दे दूं और सेठ का सारा पैसा माफ हो जाएगा और यह बालक का भी अच्छा पालन पोषण हो जाएगा। इस शिशु को सेठ को देने में मुझे क्या हर्ज है? ये कौन सा हमारा शिशु है? तब वो उस सेठ को वह शिशु दे देती है। सेठ उस शिशु को लेकर अपने घर आ जाते हैं। कहाँ हो भाग्यवान? जी बोलिए, क्या हुआ? देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। किसे लेकर आए हो? तब सेठ सेठानी को बताता है, पड़ोस के राज्य में एक बूढ़ी माता के पास से इसे लेकर आया हूँ, जो इस शिशु का पालन बड़ी मुश्किल से कर रही थी। अब ये प्रिय शिशु हमारा हुआ। क्या सच में? अब हम इस शिशु को अपना बेटा समझकर इसका पालन पोषण करेंगे। ऐसा कहते हुए सेठानी ने उस बालक को रख लिया। कुछ वर्ष बीतने के बाद वो बालक बड़ा हो गया। सेठ के घर में अच्छे पालन पोषण के कारण वो बालक काफी बुद्धिमान हुआ। उसे उच्च शिक्षा प्राप्त हो गई। उच्च शिक्षा प्राप्त होने के कारण सेठ ने पुत्र को कहा, अब तो तुम बड़े हो चुके हो बेटा, अब तो तुम्हारा विवाह भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ तुम्हारे विवाह की बात करता हूँ। हाँ पिताजी, आप बात करिए। लेकिन पिताजी, मेरे मन में एक बात आती है। मेरी माता और आपसे मेरी शक्ल कतई नहीं मिलती। मैं समझ नहीं पाता हूँ, क्या आप ही मेरे माता पिता हो? तुम ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती? तुम अपने माता पिता से ऐसा प्रश्न क्यों करते हो? नहीं पिताजी, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। इसमें कोई आशंका नहीं है, तुम मेरे ही पुत्र हो। इधर वो राजा और महारानी बहुत दुखी रहते हैं और महारानी राजा को कहती है, आज पूरे 18 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारे पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला। वो कहाँ है, कैसा है? वही सोच सोच कर महारानी अपना हृदय दुखी मत करो। मैंने गुरुजी से बात की है, उन्होंने भी यही बताया है कि पूरे 18 वर्ष के बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। अब मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे संभव हो पाएगा। महाराज, अब मैं क्या करूं? मैं 18 वर्ष से बस यही इंतजार कर रही हूं कि मेरा पुत्र आएगा और मेरा पुत्र मेरे पास आकर कहेगा कि माता, मैं आ गया हूं। मुझसे तो अब यह इंतजार की घड़ी समाप्त नहीं होती। तब उधर से मंत्री आता है और कहता है, महाराज, आप व्रत हो चुके हैं। व्रत होने के पश्चात महाराज, आपको किसी को तो अपना राज्य देना पड़ेगा। अब इस राज्य को बलि युवराज की आवश्यकता है। मंत्री, मेरे पुत्र को किसी ने चोरी कर लिया। चोरी होने के पश्चात मंत्री, अब बताऊं मैं क्या करूं? मेरा और महारानी का अपने पुत्र की प्रतीक्षा में देखो क्या हाल हो गया है। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा पुत्र भी तो आपका ही पुत्र हुआ महाराज। महाराज, अगर आप मेरे पुत्र को ही राजपद दे दें तो ठीक रहेगा। बताओ, अगर मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। मैं अब व्रत हो चुका हूँ, मेरा पुत्र तो अब होने से रहा, इसलिए मैं अगले ही महीने ये घोषणा कर दूंगा कि तुम्हारा पुत्र ही इस राज्य का भावी युवराज बनेगा। राजा बहुत ही चिंता में डूब जाते हैं और गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी,
क्या मेरा पुत्र अब वापस नहीं आएगा? मैं और महारानी अपने पुत्र की राह देख देख कर थक चुके हैं और अब कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी गुरुजी? तब गुरुजी बताते हैं, तुम्हारे पुत्र के वापस आने का समय आ चुका है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। इस समय तुम कुछ दूरी जाओ और वहां पर तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। इधर से राजा अपने महल से निकलते हैं और एक वृक्ष के छांव में जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। वाह, भाग्य का खेल कितना अच्छा है। इस राज्य में मैं क्या करूं बताओ? मेरा पुत्र ही मेरे पास नहीं है। पुत्र नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, पुत्र होते हुए भी मुझे अपने पुत्र से बिछड़ना पड़ा। अब तो एक पिता से अपने पुत्र से दूर नहीं रहा जाता है। उधर सेठ का पुत्र उसी राज्य में आ जाता है। राज्य में आने के पश्चात राजा के करीब से गुजरता है। राजा उस सेठ के पुत्र की तरफ देखकर उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे भाई रुकना जरा। जैसे ही वह बालक रुकता है और उसके मुंह पर वह चिन्ह देखकर राजा कहते हैं, बेटा वैसे एक बात बताओ, क्या तुम इसी राज्य में रहते हो? नहीं साहब, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ जो आपके ही राज्य से लगा हुआ है। इसलिए आप बताइए, क्या आपको कोई कार्य तो नहीं है? तुम्हारे जो मस्तक पर चिन्ह है वैसे ही चिन्ह मेरे पुत्र के मस्तक पर भी था। वो भी तुम्हारी ही उम्र का होता, पूरे 18 वर्ष का। हाँ, मैं भी तो 18 वर्ष का हूँ, लेकिन साहब आपका पुत्र कोई और होगा। मैं तो पास के राज्य में एक सेठ का पुत्र हूँ। नहीं नहीं, मैं तो यही जानता हूँ ना कि तुम राजा के पुत्र हो, यानी कि मेरे ही पुत्र हो। मैं ऐसे कैसे आपकी बात पर विश्वास कर लूँ कि आप मेरे पिता हैं? तब राजा भी मन ही मन कहते हैं, अब मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि ये मेरा पुत्र है, लेकिन इसको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं इसका पिता हूँ? क्या करूँ? हाँ, क्यों ना इस पुत्र को गुरुजी के पास ले जाया जाए। क्या पुत्र, तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलोगे? वहाँ पर तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। उसके बाद वो राजा के साथ गुरुजी के पास चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी, जैसा कि आपने बताया था कि अपने राज्य से बाहर निकलो तो तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ पुत्र मिल जाएगा। ये पुत्र मेरा ही है, लेकिन ये पुत्र विश्वास ही नहीं मान रहा गुरुजी कि ये मेरा ही पुत्र है। तब गुरुजी उस पुत्र की ओर देखते हैं और कहते हैं, राजा, ये पुत्र तो तुम्हारा ही है, लेकिन इस पुत्र से भी पूछा जाए कि तुम इस राज्य में क्या कर रहे हो? मैं इस राज्य में अपना कुछ व्यापार करने के लिए आया हूँ, जो मेरे पिता ने मुझे भेजा है। क्या बेटा, तुम मुझे अपने पिताजी के पास ले चलोगे? वो पुत्र मान जाता है। वो राजा को अपने राज्य में अपने पिता सेठ के पास ले जाता है। राजा की पूरी बात सुनने के बाद वो पुत्र अपने पिता सेठ को कहता है, पिताजी, अरे पिताजी, ये राजा हमारे पास के राज्य से आए हैं और आपके घर पर आए हैं। ये पूछ रहे हैं कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, इनका पुत्र हूँ। कौन कहता है? मुझे बताओ, कौन कह रहा है ऐसा? अरे पिताजी, ये राजा ही कह रहे हैं। अच्छा, तो बताओ कि ये तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी सेठानी बाहर आती है और वो सब सच सच बता देती है। हाँ राजा साहब, आप एकदम सही कह रहे हैं। यह पुत्र मेरा नहीं है। मुझे तो यह पुत्र एक बूढ़ी दादी से मिला है। बचपन से ही मैं इसका पालन पोषण कर रही हूँ और बाकी सब आप उस दादी जी से ही पूछ लीजिए। तब राजा बूढ़ी दादी के पास जाते हैं और कहते हैं, हाँ बूढ़ी माँ, बताइए कि आपको वो शिशु कहाँ से मिला? तब बूढ़ी माँ ने राजा को सारी बात बताई कि वो शिशु तो मुझे मेरे पुत्र ने लाके दिया है। जब उस पुत्र से पूछा गया तो उसने राजा को बताया, मैं तो उस पुत्र को किसी के घर से चुराकर अपनी माँ के पास लेके आया था। तुम हमें ये बताओ कि किस घर से
तुम उस पुत्र को चुरा कर लाई थे। मैं तो इस पुत्र को पड़ोस के राज्य में एक पंडित जी के घर से चुरा कर लाया था, जो कि आपके ही राज्य में लगा हुआ है। वहाँ पर एक पंडित रहता है, उसके ही घर से लेके आया था। राजा उसके बाद उस पंडित के घर जाते हैं और कहते हैं, पंडित जी, जरा ये बताइए, कुछ वर्ष पहले आपको कहीं से कोई पुत्र मिला था? कुछ वर्ष पहले मुझे एक नदी के पास जल चढ़ाते हुए एक पुत्र मिला था। उस पुत्र को लेकर मैं घर आ गया था और कुछ माह के बाद उस पुत्र का चोरों ने अपहरण कर लिया। मैं तभी से वैसा का वैसा हूँ। तभी से मुझे अज्ञात नहीं होता कि वो पुत्र कहाँ है और कैसा है। तब राजा अपने राज्य में वापस आते हैं और अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, मुझे ये बताइए, मैं अपने पुत्र के बारे में जिस के पास गया हूँ उनसे बात करने के पश्चात वो एक रहस्य ही बनकर रह गया है कि वो पुत्र मेरा ही है। पूरी बात बताओ मुझे राजा। गुरुजी, उस पुत्र के बताए अनुसार मैं सेठ के पास गया। उनके बताए अनुसार वो कह रहे हैं कि उन्हें वो पुत्र बूढ़ी दादी से मिला। जब मैं बूढ़ी दादी के पास जाता हूँ तो वो बताती है ये मेरे पुत्र ने ला कर दिया है। जब उनके पुत्र से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि मैं एक पंडित जी के घर से अपहरण कर लेकर आया हूँ। और जब मैं पंडित जी के घर पर जाता हूँ तो पंडित जी कहते हैं वो मुझे एक नदी में मिला। अब गुरुजी, क्या सच है और क्या झूठ है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। सच बात तो यही है कि ये पुत्र तुम्हारा ही है। अब तुम ज़्यादा विचारों में ना पड़ो। तब गुरुजी ने एक घटना और बताई। जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ उस घटना को सुनने के पश्चात तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। सोच लो। गुरुजी, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? बताइए आप मुझे, ऐसी क्या घटना है जो मुझे नहीं पता? तो फिर सुनो राजा, जो तुम्हारा मंत्री है उसी ने ही तुम्हारे पुत्र को चुराकर एक नदी में प्रवाहित कर दिया था। और तुमने जो अभी पूरी बात बताई है वो पूरी बात इस मंत्री से ही जुड़ती है। जब महाराज मंत्री से जाकर यह सब पूछते हैं तो तब मंत्री बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने लोभ के कारण ऐसा कर पाया। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा। इसके बाद राजा मंत्री को दंड देकर कार घर में बिठा देते हैं और अपने पुत्र को अपने राज्य में बुलाकर राजपद सौंप देते हैं।